नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक कहानी। मन की व्यथा। घर में शहनाइयाँ गूंज रही थीं। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सूर्य प्रताप जी के दो बेटे हैं, बड़ा राजेश और छोटा रोहित। छोटे बेटे रोहित की बारात निकलने वाली थी। बैंड बाजे वाले आ चुके थे। वेडिंग डेस्टिनेशन घर से 10 मिनट की दूरी पर ही था। अरे भाई, बाराती तैयार है ना चलने के लिए? तभी दूल्हे के ताऊ आवाज़ लगाते हैं। दूल्हे राजा भी गुलाबी रंग के शेरवानी में बहुत जच रहे थे। कविता, जो इस घर की बड़ी बहू यानी कि दूल्हे की भाभी, भी बहुत खुश थी। वो भी क्यों ना, उसके देवर की शादी उसी की यानी कि कविता की चचेरी बहन पारुल से हो रही थी। कविता ने ही अपने देवर के लिए अपनी चचेरी बहन को पसंद किया था, जिसमें सबकी सहमति शामिल थी। नाचते गाते सभी बाराती लड़की वालों के द्वार पर पहुंच जाते हैं। द्वार पूजा से लेकर उसके बाद तक के सारे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो जाते हैं। सुबह विदाई के वक्त घर के सभी लोगों की आंखें नम थी। दुल्हन विदा हो चुकी है। इधर लड़के वालों के यहाँ भी सभी महिलाएं दुल्हन के स्वागत के लिए तैयार थीं। आखिर वो वक्त आ ही गया। दुल्हन द्वार पर आ चुकी थी। दुल्हन के गृह प्रवेश की रस्में पूरी हुई। कविता ने पारुल को गले लगाते हुए कहा, स्वागत है मेरी प्यारी देवरानी और मेरी प्यारी छोटी बहना। कविता की देवरानी पारुल कविता की चाचा की बेटी थी। दूसरे दिन शाम को रिसेप्शन पार्टी थी। सभी लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। मेहमान आने शुरू हो गए हैं। रोहित की मम्मी, बहू तो बहुत सुंदर लाई हैं। शादी ब्याह से तो आपकी छुट्टी हो गई। अब बड़ी बहू से कहिए जल्दी से एक पोता दे दे और हम सब उसके नामकरण उत्सव में भी इसी तरह शामिल हों। कविता के सास की सहेलियों ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पारुल और रोहित की आज पहली रात है। कमरे की सजावट कविता के निर्देशानुसार ही की गई थी। आखिर पारुल देवरानी के साथ साथ उसकी बहन भी तो थी। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। 2-3 दिनों के अंदर सारे मेहमान लौट गए थे। घर खाली खाली सा लग रहा था। घर की दैनिक दिनचर्या सामान्य रूप में आ गई थी। कविता के ससुराल में सास, ससुर, पति और देवर, छोटा परिवार था और अब एक देवरानी आ गई थी बस। कविता हमेशा की तरह सुबह 5 बजे से ही रसोई में आ जाती और सबके लिए चाय तैयार करके सबके कमरे में दे आती। पर रोहित और पारुल की चाय रह जाती, क्योंकि वो दोनों अक्सर देर से सोकर उठते। रात में भी कविता रसोई का पूरा काम समेटने के बाद ही कमरे में जाती। एक दिन कविता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और देवर जी की भी शादी हो गई है। क्यों ना अब हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें? क्यों ना हम कल ही डॉक्टर के पास चलकर कुछ सलाह लें? ठीक है, राजेश ने बोला। 2 सालों तक तो कविता ने इंतजार किया मातृत्व सुख पाने का, पर ऐसा ना होने के कारण उसने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। माँ बनना किसी भी औरत की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक ऐसा पल जिसके लिए वो लंबे समय से इंतजार करती है, अपने होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे ख्वाब संजोती है। रोज की ही तरह कविता सुबह से ही रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती है। आज वो अपना काम जल्दी जल्दी निपटाती है कि कब उसका पति राजेश हॉस्पिटल चलने के लिए कह दे। सुनो कविता, नाश्ता तैयार है क्या? फटाफट लगाओ, मुझे अर्जेंट काम के लिए तुरंत निकलना है। नाश्ता लगाते हुए कविता कहती है, सुनिए, वो आज डॉक्टर के पास चलने को कहा था आपने। हाँ, जाना तो था, पर अचानक अर्जेंट काम आ गया। फिर कभी चलते हैं। कविता रसोई में जाती है। तभी पारुल वहाँ आ जाती है और कहती है, दीदी 2 कप चाय बना देंगी क्या? चाय लेकर कमरे में चली जाती है। रोहित भी अक्सर घर पर ही रहता है। बिजनेस का काम ज़्यादातर राजेश और उसके पिता ही देखते हैं। रोहित की शादी के बाद ये पहली होई अष्टमी थी। कविता की सास का व्रत था। सासू माँ होई माता से अपनी दोनों बहुओं की गोद भरने की प्रार्थना करती हैं।
और खुद भी दोनों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद देती हैं। कविता रोज की ही तरह सुबह ईश्वर का नाम लेकर उठी और रसोई में आकर चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया और एक तरफ दूध गर्म करने को रख दिया। सभी को चाय देने के बाद नाश्ते की तैयारी में लग गई। सुबह के नाश्ते के बाद सासू माँ की दवा का वक्त होता था। दवा लेकर कमरे में पहुंची थी कि तभी राजेश की आवाज़ कविता के कानों में पड़ी। कविता, मेरा वॉलेट कहाँ है? देती हूँ अभी। राजेश कहीं काम से चला जाता है। वॉलेट देने के बाद कविता रसोई में जाती है तो देखती है कि चूल्हे की आंच तेज होने के कारण सारा दूध बह चुका था। तभी कविता की सास रसोई में अचानक आ जाती है और इतनी छोटी सी गलती पर पिछले 2 सालों का सहयोग और अच्छाइयों को भुलाकर खरी खोटी सुनाने लगती है। सारा दिन कविता अकेले ही घर के कामों में व्यस्त रहती। पारुल को तो बस नाश्ते और खाने से ही मतलब होता था। सुनिए, अगर आप खाली हो तो आज डॉक्टर के पास चलें। तभी कविता की सास वहाँ आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज समय निकाल कर बहू को डॉक्टर के पास लेते जाओ। हाँ मम्मी, कहते हुए राजेश कमरे से बाहर चला जाता है। आज सभी का डिनर पर बाहर जाने का प्रोग्राम है। बजाय कविता के उसे घर का काम समेटने के लिए छोड़ दिया गया था। पारुल का भी व्यवहार कविता के साथ अशोभनीय था। कविता कुछ बोल तो नहीं पाती पर अंदर ही अंदर आंसू पीकर रह जाती है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों कविता देवर की शादी हो जाने के बाद अपने प्रति घर के लोगों के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के लोग छोटी बहू को ज़्यादा महत्व दे रहे हों। घर के किसी भी काम की योजनाओं में उसे शामिल नहीं किया जाता। फिर भी इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रही थी। आज कविता के चेहरे पर खुशी झलक रही थी क्योंकि आज पति पत्नी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जा रहे थे। क्या कविता कोई खुशखबरी लेके लौटेगी या फिर परिवार वालों को अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा? जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में।